दो बड़े और अहम तरीन ममालिक ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। हमलों के बाद वार पलटवार और एक दूसरे की अहम तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला इशफाक इस वक्त भी जारी है। जहां कल इजराइल ने रेड लाइन का आगाज कर दिया था ऑपरेशन का, वहीं पर पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है। और ईरान के जो दिफाई और अस्करी ज़राया है, उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू का ऐलान कर दिया गया है और बैक टू बैक कई हमले बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से कई तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है जी ईरान की तरफ से, और ईरान ने इस बात का दावा पेश किया है कि उन्होंने फाइटर जेट F-35 को गिराया है, बल्कि एक नहीं दो फाइटर जेट्स F-35 को गिराने का दावा पेश किया है। और ये दावा के साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि खातून पायलट जिसका ताल्लुक इजराइल से है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, बल्कि अब इतलात यह है कि दोनों पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक वहां से आ रही है। इस बीच तल अवीव और तेहरान में मजीद धमाकों से इलाके दहल उठे हैं। आसमान धुआं है। तल अवीव के ऊपर 350 से भी ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं, ड्रोन हमले किए गए हैं, मुतअद्दिद मकामात पर हमले हुए हैं। थोड़ी देर में वो तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन तेहरान के अंदर भी मजीद हमलों की खबर जो है वो इस वक्त आ रही है। ईरान की तरफ से बिराज बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया गया इजराइल की ओर, और उसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात और खबर भी आ रही है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, उनका मानना है कि कई प्रोजेक्टाइल जो है वो इजराइल की ओर ज़रूर आए हैं, ताहम कुछ को नाकाम बना दिया गया है। काम चंद ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सिविलियन आबादी पर आई है, जिसके बाद चंद लोगों के ज़ख्मी और मारे जाने की भी इतलात आ रही है। ये IDF का ऑफिशियल स्टैंड है। IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, उनका कमांड क्या कुछ कह रहा है जी, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सहूनी ताकतों के खिलाफ सफारा ईरान है, और अब की बार जो हमला किया गया है ये पिन पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ वापस हमला किया गया है। और इस हमले के पस मंज़र में कल आपको याद होगा कि कई मकामात पर सुर्ख झंडे लहराए गए, जो ईरान की तरफ से ये इशारा था कि वापस कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईरान की तरफ से कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया गया है जो इजराइल की ओर आए, और ये तस्वीरें जो है ये तल अवीव के मुख्तलिफ शहरों की है, जहां पर आसमान के ऊपर आपको धुआं ही नज़र आ रहा है। 60 से ज़्यादा लोगों की ज़ख्मी होने की इतलात और ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं, और मुख्तलिफ ज़राया ये बताया कि इजराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी, और इन हमलों के बाद सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि दोनों मुल्क पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल की तरफ से रेड लाइन ऑपरेशन नाम दिया गया, और ईरान की तरफ से जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसका ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट राजेश आज़ाद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी, कल से हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, और तस्वीरें ये साफ बता रही है कि तल अवीव शायद इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो रिटेलिएशन अभी शुरुआत है, जो अगर हम बयानों को खंगालें, खमनाई साहब के बयान को खंगालें, या जो डिफेंस गार्ड के नए लोग वहाँ पर आए हैं उनके बयान को खंगाल के, तो यह भी शुरुआत अभी तो हमने किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक ट्रायल है, एक ट्राइबॉल है। आगे देखिए होता है क्या। रकबे के हिसाब से देखिए इजराइल एक छोटा सा खित्ता है, छोटा सा इलाका है। आबादी के हिसाब से देखिए एक छोटा सा इलाका, और उसके मुकाबले में ईरान देखिए रकबे में बहुत बड़ा है, आबादी में बहुत बड़ा है। लेकिन जो सूरत हाल अभी उभर कर सामने आई है, जिस तरीके से बयानात आए हैं और जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल चले हैं, ड्रोन चल रहे हैं, और तल अवीव के अंदर सायरन से पूरा शहर, पूरे गाँव जो है वो गूंज रहे हैं, क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त की है, क्या कुछ डिटेल्स एनालिसिस आपके पास है? जी इशफाक, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 पॉइंट बहुत बड़े अहम है। कल जब मेरी और आपकी इस वक्त ही बातचीत हो रही थी, हमने कहा था कि ईरान को कमजोर आंकना एक बड़ी गलत फहमी इजराइल की है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी पावर है कि वो तेल अवीव पर जोरदार स्ट्राइक कर सकता है।
साथ ही हमने ये भी कल कहा था कि आने वाले जो 24 घंटे हैं, आने वाली जो रात है वो कयामत की रात दोनों देशों के लिए हो सकती है। और रात 2 बजे के बाद से ही दोनों तरफ से हमले जो हैं एक बार फिर से शुरू हो चुके थे। ये एक बड़ा अहम पहलू है कि ईरान एक पावर है, रीजनल पावर है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ईरान ने दिखाया है कि वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जो है तेल अवीव तक पहुंच सकता है। और तेल अवीव में कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, कई लोग घायल भी हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 90% जो मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी उनको रास्ते में ही खत्म कर दिया है। लेकिन इस दावे में कितना दम है, जो तेल अवीव से तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि ऐसा नहीं हो पाया है। ईरान की कई मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग शहरों को हिट किया है। और तो और जो ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और जो खबरें सामने आ रही है कि जो रक्षा मंत्रालय है इजराइल का, जहां पे उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां पर भी उसको भी टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है। यानी कुल मिलाकर हम ये माने कि ये रुकने वाला मामला नहीं, लेकिन एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आ रहे हैं और ये तस्दीक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खुद सहाफियों की तरफ से की गई है। और इसके अंदर ये साफ कर दिया गया है कि ईरान का टारगेट जो था वो सटीक बैठा है कई मकामात पर। बिल्कुल, जो मिसाइलें दागी गई हैं 400 प्लस, उनमें एक बड़ा दावा यह भी किया गया था कि जिसके बाद में ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हुई। एलोन मिजराही इजराइल के एक लोकल जर्नलिस्ट हैं जो लगातार अपडेट कर रहे थे और उनके मुताबिक हकरिया नाम की सबसे मजबूत डिफेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट इमारत, उसको टारगेट किया गया और वहां पर भी निशाने लगे, हिट हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर ये माना जाता है, प्लस इसको न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये वो तस्वीर आपके सामने उस सेंटर की जहां पर मिसाइल रात के भारत और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 से 1:45 बजे के आसपास लगा है। फिर जब दूसरी तस्वीर आई जिसमें तबाही का एक हिस्सा भी दिखाया गया और इसी एक्स पर पोस्ट पर और साथ में वीडियो के जरिए हकरिया इमारत की तबाही का दावा जो किया जा रहा था उसकी कंफर्मेशन होती है एलोन मिजराही से। राजेश जी, इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अहमियत क्या है और इस पर भी निशाना साधा गया है। हकरिया बिल्डिंग को निशाना बनाना शायद सारे टारगेट्स जितने भी तेल अवीव और आसपास के हिस्सों में किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा और कामयाब ये ऑपरेशन कहा जा सकता है। बिल्कुल आसिफ, इस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हाल ही में आपके पास और हमने भी वो खबर चलाई थी कि जो आज से शायद 4 से 5 दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इजराइल के तमाम न्यूक्लियर सीक्रेट जो हैं वो ईरान तक पहुंच चुके हैं। ईरान के आर्मी चीफ के टेबल पर तमाम वो जानकारियां हैं कि कहां पर इजराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं और यही वो जगह है जहां पर बैठकर इजराइल के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो आपस में बातचीत करते थे, प्लानिंग करते थे क्या करना है। लेकिन वहां पर ईरान ने हिट करके दिखा दिया है कि अगर आप हमारे न्यूक्लियर साइट तक पहुंच सकते हो तो यह मत समझिए कि हम आपके न्यूक्लियर तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर क्या वाकई में न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होगा फिर क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन 2-3 चीजें जो है बड़ी अहम सामने आ रही हैं आसिफ की। पहला, जो तेहरान की तरफ से कहा गया है कि जो देश इजराइल की मदद करेंगे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब यहां से यह समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में तमाम देशों के अंदर अमेरिका के सैन्य बेस हैं और उन सैन्य बेस ने इजराइल की तरफ से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में तबाह किया है। क्या अब ईरान इन देशों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या जो अमेरिका के बेसेस हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगा? और जब वो कार्रवाई होगी क्या अमेरिका का रिस्पांस होगा? और क्या इसे नेटो के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा? अगर अमेरिका की फौज के ऊपर हमला होता है तो यहां पर यह देखना होगा कि चीजें बढ़ने वाली हैं, चीजें कम नहीं होने वाली हैं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। कोई एक बड़ी खबर जो है मैं ब्रेक करना चाहता हूं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 26-27 मई का दिन, आसिफ याद रखिएगा, 26-27 मई का दिन जनरल मुल्ला मुनीर ईरान के अंदर थे। समझिए, आप इस चीज को समझिए। वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आसिफ मुनीर की तस्वीर भी साथ दिखाइएगा। बिल्कुल, उस तस्वीर को भी थोड़ा सा प्ले कर दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी पे पिन पॉइंट स्ट्राइक अमेरिका ने कैसे किया है, कैसे इजराइल ने पिन पॉइंट स्ट्राइक वहां पर किया है, तो इसकी जो जानकारी निकल कर आ रही है आसिफ वो बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि जनरल मुल्ला मुनीर, ये तस्वीरें भी हैं, 26 मई के आसपास
ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मुल्ला मुनीर मिलते हैं। और जो जानकारी मुझे मिल पा रही है मेरे सोर्सेस से कि यहां पर एक घड़ी जो है, एक घड़ी जनरल मुल्ला मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी को देते हैं। और उस घड़ी के अंदर क्या था, क्या वो घड़ी अमेरिका से आई थी, क्या घड़ी वो इजराइल से आई थी अमेरिका के जरिए जो जनरल बघेरी को दी गई, और क्या उस घड़ी के जरिए उनकी पल पल की लोकेशंस को डिकोड किया जा रहा था, देखा जा रहा था, कहां उनकी मूवमेंट हो रही है, क्या ईरान के आर्मी चीफ अपनी आर्मी को आदेश दे रहे हैं, क्या वो सारी जानकारी पहुंच रही थी अमेरिका और इजराइल तक। हमें याद होगा वो पेजर अटैक, याद करिएगा जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल ने पेजर अटैक किया था। तो इस घड़ी के अंदर क्या कुछ ऐसा था, क्योंकि जिस प्रकार से पिन पॉइंट स्ट्राइक जो की गई है आर्मी चीफ के ऊपर, वो सवाल खड़े करता है कि कहीं तो था कि बिल्कुल ग्रिड रेफरेंस, जीरो ग्रिड रेफरेंस जो है वो उन तक पहुंच रहा था कि कहां पर वो हैं, कौन से बेडरूम में हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, सब जानकारी जो है उस घड़ी के जरिए जो है पहुंच रही थी। और ये मुलाकात जो है, और उसके बाद आसिफ एक चीज और, क्योंकि हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं इस खबर में दम नहीं है, लेकिन 27-28 मई के बाद से अचानक से अमेरिका का जनरल मुनीर के लिए प्यार उमड़ पड़ना और जनरल मुनीर का अमेरिका में पेंटागन में होना और अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन को लॉन्च कर देना, क्या यह दिखाता नहीं है, क्या क्रोनोलॉजी तय नहीं होती है कि इस पूरी जंग के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका, जनरल मुनीर की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और जो टॉप लीडरशिप खत्म हुई है इसमें इस वक्त ईरान की, उसमें ईरान, अमेरिका, माफ करिए पाकिस्तान का एक संदिग्ध रोल हो सकता है। आईएसआई ने कोई भूमिका वहां पर अदा की है, इस चीज को नहीं नकारा जा सकता है, इसको समझना होगा। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। इस ऑपरेशन से पहले जनरल मुल्ला मुनीर का जनरल बघेरी के साथ मिलना, ये जरा फटाफट से बता दीजिएगा राजा जी, क्या ये ऑफिशियल मीटिंग थी या अनऑफिशियल मीटिंग थी, क्या इस बारे में कोई ऑथेंटिकेशन कहीं से हो पा रही है? जी नहीं, इस वक्त हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए मुलाकात की तस्वीरें हमने दिखा दी हैं और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जो हैं जनरल बघेरी के साथ 26-27 मई को मिले थे। और ये जो खबरें आ रही हैं कि यस कोई गिफ्ट उनकी तरफ से जनरल बघेरी को दिया गया था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि वो गिफ्ट एक घड़ी के रूप में हो सकता है। और वो घड़ी कहां से आई थी, क्या पाकिस्तान ने वो घड़ी बनाई या कहीं अमेरिका से वो घड़ी आई थी जनरल बघेरी को देने के लिए और जनरल मुनीर ने उनको दिया। और उसके बाद इस टूर को बड़ा एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी और अहम खबर है इसी को लेकर, जब हम ईरान और इजराइल की बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि दोनों मुल्कों के अंदर एक बार फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट ईरान और इजराइल के मुल्कों के अंदर जारी कर दिया गया, दोनों अफवाज की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सिविलियंस ने बंकर्स के अंदर शेल्टर लेना शुरू कर दिया दोबारा। टेल अवीव से इस वक्त की अहम बड़ी खबर कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो जेर जमीन टनल्स और बंकर बनाए गए हैं वहां पर दोबारा से लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का हमला ईरान की तरफ से किया गया उसके बाद सेफ्टी नॉर्म्स के तहत सायरन भी बजाए जा रहे हैं। और इस जंग के बीच बड़ी बात यह कि कोई बात नहीं होगी, सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं। और इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तनाव, ये लड़ाई जो है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट के दौरान इस वक्त ईरान और इजराइल डिक्लेयर वॉर के तर चले गए हैं और दोनों मुल्कों ने इमरजेंसी अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके की तबाही मची हुई और किस तरीके से अलर्ट पर तमाम अफवाज हैं। और ये रेड अलर्ट जब कर दिया गया है तो आसपास के मुल्कों के अंदर भी, जहां नो फ्लाई जोन कल बना दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल पर बैक टू बैक जो हमले हुए हैं वो ये साफ बता रहा है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इजराइल उस हमले को पसपा करने में नाकाम हुआ। जी राजेश, फटाफट से अपना बड़ी खबर आ रही है इस पर, यह जानकारी देना बेहद जरूरी है क्योंकि यूएनएससी में स्पेशल मीटिंग बुलाई गई ईरान और इजराइल की जंग को लेकर और वहां पर चाइना ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल की इस कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता और वो ईरान की संप्रभुता के साथ खड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या चीन खुलकर ईरान की मदद में आएगा या सिर्फ बयानबाजी तक ही बात सीमित रहेगी, क्योंकि
इस वक्त इशफाक गौहर की ईरान को दोस्तों की जरूरत है। ईरान को उन दोस्तों की जरूरत है जो उसे आधुनिक तकनीक के साथ मिसाइलें, ड्रोन्स दे सकें और बारूद दे सकें। मुंह बोली अच्छा, ये जो कल ये जो एक और खबर आ रही थी कि चीन की तरफ से कल बैलिस्टिक फ्यूल दिया गया जी, उसके बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल सारे लॉन्च किए गए एट अ टाइम पर। तो क्या हम ये माने कि इससे पहले हमने देखा कि तेहरान और सऊदी अरब के बीच में जो तनाव कम किया गया, जो एम्बेसी सऊदी अरब के अंदर दोबारा खुली काफी अरसे के बाद, उसमें भी चीन का एक मेजर रोल था। तो क्या हम ये माने कि चीन एक मेजर पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान के पीछे बैक एंड पर भारत के मुखालिफ जंग में भी था और यहां पर इजराइल के मुखालिफ या अमेरिका के मुखालिफ में भी कहीं ना कहीं हिमायत करते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। चीन एक मेजर रोल जो है इस वक्त एशिया के अंदर प्ले कर रहा है और इस चीज को नहीं नकारा जा सकता है। जिस प्रकार पाकिस्तान के पीछे वो खड़ा हुआ, आज ईरान के पीछे वो खड़ा हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो यूएनएससी में बयान दिया है ये सिर्फ बयान रहेगा, क्योंकि ईरान को जरूरत है इस वक्त उन दोस्तों की, उन साझेदारों की जो खुलकर उसके पीछे खड़े हों। बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।